हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेलवे एग्ज़ाम की जीके की सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PYQs प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। टोटल 20 क्वेश्चन के सेट को हम डिस्कस करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने के कारण ये 60 to 70 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? वीडियो को पॉज करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका डिटेल आप देख लीजिए। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में रचित है। क्या है ये? बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों, कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक में विभाजित किया गया है। पिटक का मतलब होता है टोकरी। तो सुत्त पिटक में क्या होता है ये भी पूछा जाता है डिटेल में क्वेश्चन। तो सुत्त का अर्थ धर्म उपदेश होता है, मतलब इस पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित है और बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं भी है। विनय पिटक के अंदर क्या होता है? मठ में निवास करने वाले भिक्षु एवं भिक्षुणियों के दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार और अनुशासन संबंधी नियम है। अभिधम्म पिटक के अंदर बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। तो ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सुत्त, विनय और अभिधम्म पिटक। वीडियो जो प्रीवियस हम लोग डिस्कस किए उसमें ऑलरेडी इसके क्वेश्चन देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए जाने वाले शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमेइक तथा यूनानी लिपि में लिखे गए हैं, किंतु अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में पाली और ब्राह्मी का प्रयोग किया है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है और भारत के बाहर पाए जाने वाले शिलालेखों की लिपियां खरोष्टी, आर्मेइक और यूनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था? ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुआन जांगिया, जिसको हेनसांग बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड फैक्ट, हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता, महमूद गजनवी के शासनकाल में अलबरूनी और मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में मार्को पोलो। ये पूरे आपको याद रखने हैं, अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है कि यह कथा काल्पनिक नहीं है, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह और पद्मावती की कथा है। तो किसकी किसकी कथा है ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस चीज़ का वर्णन है इसमें? चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण तथा पद्मिनी के जौहर का वर्णन है। मलिक मोहम्मद जायसी की और रचना कौन कौन सी है? अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा और मसलानामा। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 पुस्तकों में। अब कौन कौन से में कैसे कैसे विभाजित है? तो देखो, पहला अकबर के पूर्वजों के बारे में है, दूसरा अकबर के शासनकाल के बारे में और तीसरा आईने अकबरी है। इसके रचनाकार कौन है? अबुल फजल, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक है। अकबरनामा भी लंदन के एक संग्रहालय में संरक्षित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? 3 ऐसी है जो विदेश में प्रकाशित हुई थी, एक नहीं हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युगांतर। देखो, युगांतर पत्रिका कौन लिखा था? बारिंद्र कुमार घोष। ठीक है, स्थापना
6 में कलकत्ता में हुई थी, मतलब इंडिया के अंदर हुई थी। अब बाकी पत्रिका, तलवार जो है बर्लिन में, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, फ्री हिंदुस्तान वैंकूवर में, तारकनाथ दास, और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, ऑप्शन नंबर 4 जो है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 1857 में डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि 1857 का नेतृत्व कौन कौन कहाँ कहाँ से किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवध। ठीक है, तो देखो दिल्ली से कौन किया था, बहादुर शाह जफर नेतृत्व करता। लखनऊ अवध से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली खां। ये अलग अलग एग्जाम में पूरे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? 100 वर्षों तक चला था ये युद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड और फ्रांस। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको क्या याद रखना है कि ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था शतवर्षीय युद्ध। किसकी जीत हुई थी ये याद रखना है, फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 में डैश के शासन में तैयार किया गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे थॉमस बेबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में गठित लॉ कमीशन ने 1860 के आईपीसी और 1861 के सीआरपीसी को तैयार किया गया था। ठीक है, मैकाले के द्वारा 1837 में तैयार किए गए ड्राफ्ट कानून को आगे चलकर लागू किया गया और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आईपीसी को लागू किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन, बार बार हर एग्जाम में पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कमेंट में बताइए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए, 14 सितंबर 1949 को संविधान द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। याद रखना, राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, और इसी के कारण 14 दिसंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और पद्म विभूषण जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो इसकी ये कब से देना प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1954 से। ठीक है, 1954 से ये देना प्रारंभ किया। और इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखने हैं, 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत रत्न देने के लिए शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 2001 में। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना 2 दिसंबर 2001 को आवास एवं शहरी मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई थी। उद्देश्य क्या था? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले को आवास इकाइयों और सामुदायिक शौचालय की सुविधा प्रदान करना। देखो कब की योजना है और कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है। 2022 में पूछा गया और 2001 की योजना है। तो आपको सारे फैक्ट्स को यहाँ पे याद रखना है कि कब कब कौन कौन सी योजना है, ये सब कभी भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक को 1990 में डैश द्वारा विकसित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा। ठीक है, अब इसमें याद रखने HDI में कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो सबसे पहला जीवन प्रत्याशा, सेकंड शिक्षा, थर्ड प्रति व्यक्ति आय। तो 3 चीज़ों के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। महबूब उल हक और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा ये विकसित किया गया था और अब UNDP द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? किससे पूंजी प्राप्ति नहीं होती? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर। इससे रिलेटेड आपको चीज़ें याद रखनी है। पूंजीगत प्राप्ति किसको बोलते हैं? तो पूंजीगत प्राप्ति ऐसे प्राप्ति को कहते हैं जिनमें सरकार के उत्तरदायित्वों में वृद्धि होती है
एक वर्ड पकड़ लेना, उत्तरदायित्व में वृद्धि और परिसंपत्तियों में कमी। उत्तरदायित्व में वृद्धि और परिसंपत्तियों में कमी उसको बोलते हैं पूंजीगत प्राप्ति। क्वेश्चन और क्या क्या पूछ सकते हैं कि और कौन कौन से स्रोत हैं इसके, तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की बिक्री मतलब विनिवेश से। सेकंड, जनता से उधार लेकर, आरबीआई के माध्यम से बॉन्ड जारी करके, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विश्व बैंक आदि से उधार लेकर पूंजीगत प्राप्तियां प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह कौन सी एक आर्थिक स्थिति है जिसमें सभी उपलब्ध श्रम संसाधनों का संभवतः सबसे कुशल तरीके से उपयोग किया जा रहा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण रोजगार। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे कुशल तरीके से पूर्ण रोजगार की स्थिति में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जनगणना से क्वेश्चन है, तो जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन हमको याद रखने हैं। ऑप्शन नंबर ए 22% इसका राइट आंसर है। देखिए यहाँ से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट है। गरीबी रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिसमें कम आमदनी होने पर लोग अपनी भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। लगभग 27 करोड़ और प्रतिशत में देखें तो 21.92% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार। तो 2001 की जनगणना से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जब तक नई जनगणना नहीं हो जाती तब तो इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ये याद रखना है। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो सबको आपको कलेक्ट करते जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ICSSR। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? DST का फुल फॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ये तो रिलेटेड है। CSIR से विज्ञान तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद, ये नहीं है। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद है इसका फुल फॉर्म। DAE का फुल फॉर्म परमाणु ऊर्जा विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, किससे ऊर्जा मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। इससे रिलेटेड क्या चीज़ें आपको याद रखनी है? स्वचालित कलाई घड़ियों को चलाने के लिए ऊर्जा बैटरी की आवश्यकता नहीं होती, ये हाथ के संचलन से चलने के लिए ऊर्जा प्राप्त कर लेती है। यदि 2-3 दिन ये घड़ियाँ हाथ में ना पहनी जाए तो ये बंद हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडिएटर। अब बाकी का क्या क्या यूज़ होता है? तो रेडिएटर का यूज़ होता है इंजन को ठंडा करने में, पॉलीग्राफ का यूज़ होता है झूठ का पता लगाने में, टरबाइन क्या करता है? द्रव की गतिज ऊर्जा का घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित करके यांत्रिक कार्य प्राप्त किया जाता है, मशीन के थ्रू यांत्रिक कार्य प्राप्त किया जाता है। और क्वाड्रेंट क्या करता है? नौ संचालन तथा खगोल विज्ञान में ऊंचाई और कोणों को मापने वाला यंत्र है। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस जिससे रिलेटेड हमने 50 to 60 फैक्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।